बताइए आप लोग, वेसल्स कौन सा, अपर लिम्ब की वेसल्स कौन सी हैं आपके पास? हैं आपके पास या नहीं है, ये बताइए। है ना? हाँ, तो बताइए आप, वेसल्स कौन सी हैं आपके पास जो कि अपर लिम्ब को सप्लाई देती है? देखें आप, आर्च ऑफ एओर्टा से निकालते हैं, मैं पूरी समरी बता रहा हूं आपको। आर्च ऑफ एओर्टा से निकली, कौन सी निकलती हैं? आर्च ऑफ एओर्टा की ब्रांचेस बताइए। आर्च ऑफ एओर्टा की ब्रांचेस बताइए। 3 ब्रांचेज हैं। पहला ब्रेकियोसेफेलिक, दूसरा लेफ्ट कॉमन कैरोटिड, तीसरा लेफ्ट सबक्लेविन। याद होना चाहिए सभी, बराबर है। पहली ब्रेकियोसेफेलिक है, 2 में डिवाइड हो जाती है, राइट कॉमन कैरोटिड और राइट सबक्लेविन। इट्स ओके। अब सबक्लेविन सिस्टम है, पूरा अपर लिम्ब को सप्लाई दे रहा है। अब देखिए आप कैसे, ये अपर लिम्ब को याद रखिएगा। आर्च ऑफ एओर्टा से मैंने बताया कितनी ब्रांच निकली? 3। ब्रेकियोसेफेलिक, लेफ्ट, पूरा नाम लीजिए, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड, लेफ्ट सबक्लेविन। ओके। ब्रेकियोसेफेलिक की ब्रांचेस कितनी हुई? 2। कौन सी? राइट साइड में ब्रेकियोसेफेलिक की ब्रांच है, और लेफ्ट साइड में कैसा है? डायरेक्ट आर्च ऑफ एओर्टा की ब्रांच है। हैव यू अंडरस्टैंड? ये डायरेक्ट आर्च ऑफ एओर्टा की ब्रांच है। लेफ्ट साइड, तभी हम कहते हैं कि अगर राइट साइड की पल्स देखनी हो कि लेफ्ट साइड की देखनी हो, विच इज द मोस्ट सेंसिटिव? लेफ्ट साइड। हैव यू अंडरस्टैंड? क्यों? क्योंकि डायरेक्ट ये ब्रांच आर्च ऑफ एओर्टा की है। आर्च ऑफ एओर्टा की ब्रांच होने के कारण ये ज्यादा सेंसिटिव। ऐसा नहीं है कि हम उसको नहीं देख सकते, बट हु इज द मोर सेंसिटिव? लेफ्ट साइड, बिकॉज इट इज द डायरेक्ट ब्रांच ऑफ द आर्च ऑफ एओर्टा। इसमें राइट में कैसा है? ब्रेकियोसेफेलिक है। ब्रेकियोसेफेलिक की ब्रांच क्या है? राइट कॉमन कैरोटिड और राइट सबक्लेविन। हैव यू अंडरस्टैंड? इसी तरह मैंने कई बार बताया है, कई बार समझाया कि लेफ्ट साइड जो जगह होती है वो इंपॉर्टेंट जगह होती है, बराबर है ना? है लेफ्ट साइड, राइट साइड नहीं है। कृष्ण और राधा की मूर्ति राइट साइड मिलती है, रुक्मिणी की मूर्ति लेफ्ट साइड मिलती है। जस्ट वी कम द पॉइंट, द वेसल्स सबक्लेविन। सबक्लेविन जो है ये राइट साइड में, राइट सबक्लेविन इज द ब्रांच ऑफ ब्रेकियोसेफेलिक, और लेफ्ट सबक्लेविन, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए आप लोगों ने, ये ब्रांच ऑफ आर्च ऑफ एओर्टा। आर्च ऑफ एओर्टा, ये सबक्लेविन जब है क्लेविकल से नीचे आती है, ये आकर के ये एक्सिला में आती है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? एक्सिलरी आर्टरी। और एक्सिला के जब लेटरल वॉल से ये आती है तो इसको क्या बोलते हैं? ब्रेकियल आर्टरी। और ब्रेकियल आर्टरी क्यूबाइटल फोसा में बाइफरकेट होती है तो क्या बोलते हैं? रेडियल आर्टरी और अल्नर आर्टरी। और ये रेडियल और अल्नर हैंड्स में जो बनाती हैं, क्या बनाती हैं? सुपरफिशियल पामर आर्च, वेरी गुड, डीप पामर आर्च। ये दिस इज द वेस्कुलरिटी और द आर्टियल सिस्टम ऑफ द अपर लिम्ब। अब आइडेंटिफाई करना है हमको इनके वेसल्स को, बराबर है? एक्सेरा, how can you palpate, how can you identify the vessels in the upper limb? सबक्लेविन सिस्टम मालूम हो गया, सबक्लेविन है, क्लेविकल से नीचे आ रही है, जैसे ही सर्वाइको एक्सिलरी कैनाल से होते हुई जैसे ही वो एक्सिला में आती है, एक्सिला में आने के बाद इसका हम नाम क्या दे देते हैं? एक्सिलरी आर्टरी। क्या नाम देते हैं? एक्सिलरी आर्टरी। ओके, एनी डाउट? एक्सिलरी आर्टरी जब ब्रेकियम में आती है तो क्या कह देते हैं? ब्रेकियल आर्टरी। सिंपल। और ब्रेकियल आर्टरी जब क्यूबाइटल फोसा के सुपीरियर एंगल में आती है तो 2 में बाइफरकेट हो जाती है, रेडियल आर्टरी और अल्नर आर्टरी। रेडियल आर्टरी और अल्नर आर्टरी अपनी अपनी कई ब्रांचेस देते हैं, और ब्रांचेस देने के बाद रेडियल आर्टरी जो है वो सुपरफिशियल रहती है और अल्नर आर्टरी क्या हो जाती है? थोड़ा डीप हो जाती है। और रेडियल आर्टरी को ही हम क्या बोलते हैं? पल्स बोलते हैं। ये पल्स है, रेडियल आर्टरी। इसी को हमने दूसरा नाम क्या दिया? पल्स है। ये पल्स देखते हैं क्योंकि ये इंफीरियर सरफेस ऑफ द जो रेडियस है उसमें स्मूथ होता है इंफीरियर सरफेस,
और उसके ऊपर से पास होती है रेडियल आर्टरी। तो नीचे बोनी सरफेस होने के कारण पल्सेशन रेडियल आर्टरी का कंप्लीट हमको फील होता है। आर्टरी सब जगह है, पल्सेशन हम सब जगह देख सकते हैं, पॉप्लिटियल फोसा में भी देख सकते हैं, कैरोटिड में भी देख सकते हैं, अब हम ब्रेकियल आर्टरी का भी देख सकते हैं। जस्ट क्योंकि मीडियली क्या है, टेंडन ऑफ बाइसेप्स के मीडियली क्या है, ब्रेकियल आर्टरी है, तो हम वहां भी देख सकते हैं। इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा हम प्रेफर कहां करते हैं, डायरेक्ट पल्सेशन जो हम फील करते हैं वो हम कहां, रेडियल आर्टरी में। रेडियल आर्टरी को हुई इसीलिए क्या कहा गया, पल्स कहा गया। कितनी बार अब पल्स से हम फील करते हैं, पल्स की रिदम क्या है, वॉल्यूम क्या है, रेगुलरिटी कितनी है, वी आर गोइंग टू सी। अगर पल्स का रेट 80 है तो क्या है, हार्ट रेट है या नहीं है, पल्स रेट इज द इक्वल टू हार्ट रेट की नहीं है, वही है ना, हार्ट रेट ही पल्स रेट है ना। हैव यू अंडरस्टैंड, हम हार्ट को नहीं गिन रहे हैं, हम कैसे गिन रहे हैं, पल्स का, उससे हम कहते हैं HRA है। हैव यू अंडरस्टैंड, ये जो पल्स है ये रेडियल आर्टरी है, ये पल्स है। अब रेडियल आर्टरी जो सुपरफिशियल हो जाती है तो इसमें डीप जो पामर आर्च बनता है उसमें कंट्रीब्यूशन ज्यादा होता है, और जिसको अल्नर आर्टरी जो कि डीप होती है तो उसमें सुपरफिशियल पामर आर्च, दोनों में दोनों आर्टरी होती है, ध्यान रखिएगा, दोनों में सुपरफिशियल पामर आर्च जो बनता है, अगर हैंड में देखेंगे सुपरफिशियल पामर आर्च तो आप ऐसे ऐसे रेखा मान करके चलिए, ये यहां से इस तरह से आप ऐसे करें, ये यहां से ये आ रही है अल्नर आर्टरी, और ये डीप है अल्नर आर्टरी, ये सुपरफिशियल पामर आर्च बनाती है। अल्नर आर्टरी का कंट्रीब्यूशन, मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन जो होता है वो किससे क्या बनाएगा, सुपरफिशियल फॉर्म। रेडियल आर्टरी सुपरफिशियल है तो इसमें कंट्रीब्यूशन जो होगा तो क्या, दिस इज द आर्च इज द एनास्टोमोसिस बिटवीन द टू आर्टरी, दैट इज कॉल्ड, जैसे ब्रेन में सर्किल ऑफ विल्स होता है, आर्टियल एनास्टोमोसिस इज अ वेरी नाइस एग्जांपल ऑफ द फॉर द कंटिन्यूअस ऑफ द ब्लड सप्लाई इन द हैंड वी आर मेंटेनिंग द आर्च आर इज देयर, सुपरफिशियल पामर आर्च और डीप पामर आर्च। ये जो दो आर्च बनते हैं, ये दोनों आर्च बनते हैं, ये डीप। अब हम दो जगह, एक तो पल्पेशन में बहुत ही इजी है, रेडियल आर्टरी का हमें पल्सेशन देखना है, पल्स आर्टरी हम फील कर सकते हैं, हैव यू अंडरस्टैंड। और दूसरा हम कहां पर फील कर सकते हैं, ब्रेकियल आर्टरी का, दिस इज द रेडियल आर्टरी और ब्रेकियल आर्टरी। थोड़ा सा एक्सिलरी आर्टरी का डिफिकल्ट होता है, बैक साइड में लेटरल वॉल में हम फील कर सकते हैं, लेकिन डीप सीटेड होती है, वी कांट फील इट इजिली। लेकिन ये दो जगह हैं जहां पर हम पल्स क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। कई बार पेशेंट हाइपोवॉल्यूमिया में जाता है, सिस्टोलिक प्रेशर बहुत कम हो जाता है तो पल्स नहीं मिलती, तो हम यहाँ पर तुरंत देखते हैं, जब यहाँ भी नहीं मिलती तो हम यहाँ कैरोटिड में देखते हैं। जस्ट वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व इट, sometimes it may happen in the collapse of the patient or the vasovagal shock is there, sometimes it may happen, so ऐसे देखते। ये हमारे एक जनरल नॉलेज की बात है कि हमें आइडिया होना चाहिए कि कौन सा कहाँ आर्टरी है, कहाँ वेन है, सरफेस एनाटॉमी का वही इंपॉर्टेंस है, बराबर। व्हेन यू आर टेकिंग द इंसिजन वी शुड नॉलेज होनी चाहिए, यहाँ से ऐसे, और हमेशा वेसल्स ऐसे पास होती हैं, और कभी भी इंसिजन ऐसे नहीं लेते हैं, इंसिजन लॉन्गिट्यूडनल ही लेते हैं। एब्सेस यहाँ पर है तो इंसिजन कैसे लेंगे, ऐसे नहीं लेंगे कभी, वी विल ऑलवेज वी विल टेक इंसिजन लॉन्गिट्यूडनल, जस्ट यू रिमेंबर इट। इन केस ऑफ दैट डेल्टॉइड में हम इंजेक्शन लगाते हैं सपोज, अब लेटर ऑन वी विल डिस्कस अबाउट द नर्व। ये बात रही हम वेसल्स की। दो वेन हैं जो कि हम वीनस सिस्टम की बात करें तो दो वेसल्स में ही दो वीनस सिस्टम है, दो इसका ये आर्टियल सिस्टम हुआ। अब वीनस सिस्टम देख लेते हैं। वीनस में हमने पहले भी बताया था, वीनस सिस्टम जो अपर लिम्ब का है, वीनस सिस्टम, इसमें सिफेलिक वेन और बैसेलिक, बराबर है। ये दीज आर द सुपरफिशियल वेन, इट द गोरे लोगों में ज्यादा अच्छी दिखाई देती है कंपैरेटिवली, बराबर है ना। तो ऐसा नहीं है कि उसमें नहीं रहता, सभी में रहती है, लेकिन प्रोमिनेंसी उनकी ज्यादा दिखती है स्किन कलर की वजह से। सिफेलिक और बैसेलिक, सिफेलिक मिडिली रहती है, बैसेलिक ऐसे लेटरली रहती है। ये सिफेलिक और बैसेलिक आती हैं यहाँ पर, और सिफेलिक और बैसेलिक आकर के वहां पर आगे ये सिफेलिक बैसेलिक में मिल जाती है, और ये
एक्सिलरी वेन में मिलती है, और एक्सिलरी वेन जो है ये सब क्लेवेन वेन बनाती है। याद रखिएगा बच्चे, याद नहीं रखते हैं, सब क्लेवेन वेन बनाती है, और सब क्लेवेन में ऊपर से हेड नेक से इंटरनल जुगुलर आती है, इंटरनल जुगुलर वेन आती है, और ये मिल करके क्या बनाते हैं, ब्रेकियोसेफेलिक, ब्रेकियोसेफेलिक बनाते हैं। राइट एंड लेफ्ट दोनों ब्रेकियोसेफेलिक मिल करके सुपीरियर वेना केवा बनाते हैं। ये सिस्टम है डायरेक्ट मैनेजमेंट। जैसे आर्च ऑफ एओर्टा से हम गए थे सब क्लेवेन सिस्टम से जुड़े, बराबर है ना, ऐसे सेफेलिक वेसेलिक, यहां पर ये सुपरफिशियल वेन्स हैं, इन साइड में रेडियल और अल्नर जो आर्टरी है वही कई वेन है, रेडियल, अल्नर, और आगे चलकर ब्रेकियल, फिर एक्सिलरी, दीज आर द डीप वेन्स, और वो उसके बाद सब क्लेवेन वेसेलिक उसी में जाकर के मिल जाती है। हैव यू अंडरस्टैंड? जो और दोनों फेलिक और वेसेलिक दोनों को मिलाने वाली मैंने वेन बताई थी, एक मीडियल क्यूबाइटल वेन, मीडियल क्यूबाइटल वेन, ये मीडियल क्यूबाइटल वेन रहती है। अब देखें ये मीडियल, ये वेन्स की बात हो गई। अब देखते हैं कि नर्व्स कौन कौन सी हैं जो कि प्रोमिनेंट नर्व्स हैं, और आपको आना ही चाहिए कि कोई भी इंजरी होती है तो आपको डायग्नोसिस करना आना चाहिए कि ये नर्व्स हैं जो, वो नर्व कौन कौन सी हैं। बोलिए आप लोग, कौन कौन सी नर्व्स आपने पढ़ी हैं अपर लिम्ब में जो कि बड़ी बड़ी नर्व्स हैं? अल्नर नर्व, और हाँ देखिए पहले लेते हैं, पहला मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, मस्कुलोक्यूटेनियस कौन से कार्ड से बनती है ये? वेरी गुड, किसका? ब्रेकियल प्लेक्सस के किस कार्ड से? लैटरल कॉर्ड से, लैटरल कॉर्ड से। किसको सप्लाई दे रही है ये मालूम होना चाहिए। मस्कुलोक्यूटेनियस किसको? 3 मसल्स को, फ्लेक्सर कंपार्टमेंट ऑफ द ब्रेकियम, एनी डाउट? नो, फ्लेक्सर कंपार्टमेंट को सप्लाई दे रही है तीनों को, ये तीनों को। अगर इसको इंजरी होती है तो क्या होगा? देखें आप, अगर क्या होगा इंजरी? आर्म का फ्लेक्जन नहीं होगा, पेनफुल फ्लेक्जन होगा। अगर कोई है, जस्ट यू रिमेंबर इट, ये क्या है? फ्लेक्जन। ये क्या है? एक्सटेंशन। इट इज नॉट पॉसिबल द फ्लेक्जन। हैव यू अंडरस्टैंड? क्यों? फ्लेक्सर ग्रुप की मसल्स को सप्लाई दे रही है मस्कुलोक्यूटेनियस। हैव यू अंडरस्टैंड? तो क्या डिस्टर्ब होगा आपका? फ्लेक्जन। हैव यू अंडरस्टैंड? ये फ्लेक्जन डिस्टर्ब होगा, बराबर है कि नहीं है? चलिए, दूसरी जो है एक नर्व है एक्सिलरी नर्व, छोटी नर्व ले रहा हूं मैं पहले। एक्सिलरी नर्व, एक्सिलरी नर्व किसको देती है सप्लाई? बोलिए। एक्सिलरी नर्व पोस्टीरियर कॉर्ड की ब्रांच है, पोस्टीरियर कॉर्ड की ब्रांच है। किसको सप्लाई देती है? वेरी गुड, डेल्टोइड को। और किसी को देती है? टेरिज माइनर को, टेरिज माइनर को देती है और डेल्टोइड को देती है। ये दोनों को एक्सिलरी नर्व देती है सप्लाई। किसकी ब्रांच है ये? पोस्टीरियर कॉर्ड की है, पोस्टीरियर कॉर्ड की ब्रांच है। जनरली हमने देखा है कि इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाते हैं तो जनरली क्या होता है, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन हमेशा ट्राइसेप्स में के लेटरल हेड में देना चाहिए, लेकिन कई लोग डेल्टोइड में देते हैं। दिस इज द डेल्टोइड, ये डेल्टोइड में इंजेक्शन देते हैं। या फिर शोल्डर का पोस्टीरियर डिसलोकेशन होता है, उसमें एक्सिलरी नर्व डिस्टर्ब हो जाती है, पैरालिसिस हो जाती है। तो इसका जो एब्डक्शन काम है, डेल्टोइड का एब्डक्शन काम है, ये काम नहीं हो पाएगा एक्सिलरी नर्व। जस्ट यू रिमेंबर इट, एक्सिलरी नर्व जब है शोल्डर डिसलोकेशन में जब इंजर्ड होती है तो एक्सिलरी नर्व है तो डेल्टोइड और टेरिज माइनर दोनों का फंक्शन इंटरप्ट होगा। हैव यू अंडरस्टैंड? द एक्सिलरी नर्व। और जनरली जस्ट यू रिमेंबर इट, एग्जामिनर में आस्क यू सर्जिकल नेक ऑफ सर्जिकल नेक, ह्यूमरस का जब सर्जिकल नेक में फ्रैक्चर होता है तो एक्सिलरी नर्व का पैरालिसिस होता है। एक्सिलरी नर्व का सर्जिकल नेक जो फ्रैक्चर होता है ह्यूमरस का, तो उसमें कौन सी नर्व पैरालिसिस होती है? एक्सिलरी नर्व पर से, एक्सिलरी नर्व। और इसकी जो है पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी से ब्लीडिंग होती है। पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, ये किसकी ब्रांच है? पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, सब स्कैपुलर आर्टरी, दीज आर द ब्रांच ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी। एक्सिलरी आर्टरी के 3 पार्ट होते हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट।
थर्ड पार्ट का सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी है, सेकंड पार्ट से लेटरल थोरेसिक आर्टरी और थोरैकोएक्रोमियल आर्टरी है, जबकि थर्ड पार्ट से 3 आर्टरी हैं, एंटीरियर सर्कम्फ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, पोस्टीरियर सर्कम्फ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी और सब स्केपुलर आर्टरी। दीज आर द 6 ब्रांचेस ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी। ये एक्सिलरी नर्व का रहता है। तीसरी देखें आप, मीडियन नर्व। मीडियन नर्व, मीडियन नर्व पैरालिसिस होती है तो क्या होगा बोलिए? क्लिनिकली वी आर फाइंडिंग मीडियन नर्व, अल्नर नर्व, ये जो हैं ये फ्लेक्सर ग्रुप को सप्लाई दे रही हैं। किसको दे रही हैं? फ्लेक्सर ग्रुप को। मीडियन नर्व और अल्नर नर्व। अल्नर नर्व कई बार मैं क्लिनिकली बताता हूं आपको, मीडियन नर्व की अगर इंजरी होती है तो उसको बोलो उंगलियां गिरो, पेशेंट उंगली नहीं गिन सकता। एक मूवमेंट होता है जिससे कहते हैं अपोजिशन, थंब का मूवमेंट है, केवल थंब में मूवमेंट है, उसे बोलते हैं अपोजिशन। और जो थंब का अपोजिशन मूवमेंट नहीं होता, अगर उससे कहो उंगली गिनो तो उंगली कैसे गिनते हैं आप बताइए? करिए, गिनिए आप उंगली अपनी, कैसे गिनते हैं? एक अंगूठे का मूवमेंट होता है। जस्ट यू रिमेंबर इट। मीडियन नर्व, मीडियन नर्व जो है 1 2 3 4, जस्ट वी आर, ही इज नॉट कैपेबल टू मूव द थंब, बराबर, क्योंकि थंब की जो 3 मसल्स हैं उनको सप्लाई किसकी है? मीडियन नर्व की। फर्स्ट सेकंड लुम्ब्रिकेल्स और 3 जो है मीडियन नर्व, उनकी सप्लाई किसको है? तो ये क्लिनिकल है। हैव यू अंडरस्टैंड? उंगली गिनने में अगर को उंगली गिनो तो न गिन पाए तो समझ जाना मेरी बात, मीडियन नर्व है, बराबर है। ठीक इसी तरह से मीडियन नर्व की और भी इंजरी होगी तो फ्लेक्सर है तो क्या प्रॉब्लम होगी? फ्लेक्सर को नहीं सप्लाई दे, क्लॉ हैंड होता है। मीडियन और अल्नर दोनों में क्या मिलेगा? क्लॉ हैंड। दोनों में जब क्लॉ हैंड मिलता है तो क्लॉ हैंड का मतलब क्या है? जस्ट दिस वन। हैव यू अंडरस्टैंड? अगर केवल अल्नर का है तो ये मीडियन और अल्नर बोथ आर इन्वॉल्व इन देयर, दैट इज द इज कॉल्ड क्लॉ हैंड, फ्लेक्जन मिलता है उसको, दैट इज द क्लॉ हैंड इज देयर, ये क्लॉ हैंड मिलेगा। क्लियर हुआ? अल्नर, मीडियन नर्व, अल्नर नर्व, क्लॉ हैंड। और एक और भी है, जैसे मीडियन नर्व है, इसको दूसरा नाम क्या कहते हैं? इसको बताइए, दूसरा नाम क्या है? लेवरर नर्व। ये लेवर की नर्व है, लेवरर नर्व बोलते हैं। और मीडियन नर्व की इंजरी होने के कारण जो है ये थिनर एमिनेंस की एट्रोफी हो जाती है और जो हाथ है वो बंदर जैसा हो जाता है। एप हैंड, एप हैंड, एप हैंड इज क्रिएटेड बाय द थिनर एमिनेंस, एट्रोफी इज देयर, एप हैंड हो जाता है ना? एप हैंड हो जाता है। तो अल्नर नर्व और मीडियन नर्व। पांचवा है रेडियल नर्व। रेडियल नर्व में सभी को मालूम है क्या होगा? इंजरी होगी तो बोलिए, रिस्ट, राइट डाउन, रिस्ट ड्रॉप लाइक दैट। When you will see, sometimes what will happen? Most common chance of the injury of the radial nerve, you have given the intramuscular injection, and because the radial nerve is passing upon the radial tuberosity of the humerus, and you have injected inside. आपने क्या किया? पेशेंट को इंजेक्शन लगाया, बोन की तरफ निडल ले गए। कभी भी ध्यान रखिएगा, बोन से बाहर की तरफ निडल जाना चाहिए। आपको इंजेक्शन देना है तो मसल्स में देना है, बोनी पेरिऑस्टियम में नहीं टच करना है। हैव यू अंडरस्टैंड? ऑलवेज वी विल गिव द इंजेक्शन, इधर जस्ट वी विल सी, अगर इस साइड है तो इस साइड हम करेंगे, हमेशा ध्यान रखें। ये मोड़ेंगे, ये फ्लेक्जर निकलेगा और इसको इस तरह से बाहर निकालेंगे, ये बराबर है? हाथ मोड़े रहे ना, लगा थोड़ी रहा हूं ये, और ऐसा हुआ। इंजेक्शन ऐसा नहीं होना चाहिए। Have you understand? Always go outside, laterally. ये आप laterally इंजेक्शन लगाना है, ना कि ये मंत्र याद रखिएगा। आप जब भी ब्रेकियम में इंजेक्शन दीजिए तो ये मंत्र जरूर याद है, कभी भी आपकी कोई नर्व इंजर्ड नहीं हो, बराबर है? और आप अगर नर्व इंजर्ड नहीं करेंगे तो मेरी नहीं होगी जस्ट ये मतलब जो एनाटॉमी पढ़ाता है उसी की प्रॉब्लम है। इट्स एज आई थिंक इज द एनफ टिल टुडे इज द कंसर्न विद द रेडियल नर्व। ठीक है, थैंक यू वेरी मच आया क्या कुछ?
मिलते हैं अगली वीडियो अगले वीडियो में